हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आप सबकी क्लास 9th सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक पब्लिक हो चुकी है। एंड एज आई प्रोमिस्ड यू अर्लियर, जैसे ही आपकी बुक पब्लिक हो जाएगी मैं भी आप सबके सामने प्रकट हो जाऊंगा उस बुक की वन शॉट सीरीज को लेकर। इस सीरीज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर चैप्टर को ढंग से, तरीके से, तमीज में, वन शॉट में कंप्लीट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, दैट इज द शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इस चैप्टर को लेके आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी दुख दर्द इस चैप्टर को लेके आपके जीवन में हैं, वो सारे इस वन शॉट वीडियो के बाद खत्म हो जाने वाले हैं। मैं कहता हूं इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इस वन शॉट के बाद उन सभी के आंसर आप लोग कर सकते हैं। सो जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा के बैठ जाओ, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब भाई जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स, पहाड़। ठीक है, माउंटेन्स, पहाड़, बीच। ठीक है, गोवा वाला बीच, बीच पे आप लोग जरूर कभी ना कभी घूमने गए होंगे, पहाड़ों पे गए होंगे। उसके साथ साथ प्लेन्स की मैं बात करूं, वैलीज की मैं बात करूं, इन सभी लैंडफॉर्म से आप लोग अवेयर हैं। लेकिन क्या आप सबने सोचा है कि ये बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इनका फॉर्मेशन हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, इनके पीछे का रीजन कि ये बनते क्यों हैं और बनते कैसे हैं, ये दोनों चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इससे पहले आप लोग एक बात जान लो कि आवर अर्थ इज अ डायनामिक प्लेनेट, यानी हमारा प्यारा अर्थ, हमारा प्यारा प्लेनेट जिसपे हम सब लोग रहते हैं, वो डायनामिक होता है, यानी उसमें चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। वो एक डायनामिक प्लेनेट है, उस पे टाइम के साथ बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बेटा हमें नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिलते हैं। इन सब के पीछे के रीजन आपको इस चैप्टर में समझ आ जाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो हमारे अर्थ में कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहे हैं, ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बेटा बिल्कुल सिंपल है। उसके पीछे ना दो फोर्सेस काम करती हैं, दो अलग अलग फोर्सेस काम करती हैं, जिनकी वजह से हमारे अर्थ में कॉन्टिन्यूअस ना चेंज आता ही रहता है, आता ही रहता है। उन दोनों फोर्सेस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो वो दो फोर्सेस की बात करें तो बेटा एक हमारे पास आती है इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स, और दूसरी हमारे पास आती है एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स की बात करें तो बेटा ऐसी फोर्स जो हमारे अर्थ के अंदर काम करती है, इनसाइड द अर्थ, जो हमारे अर्थ के अंदर काम करती है, इनसाइड द अर्थ। वहीं एक्सटर्नल फोर्स नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारे अर्थ के बाहर यानी कि सरफेस पर काम करती है, जो हमारे अर्थ के सरफेस पर काम करती है, उसको एक्सटर्नल फोर्सेस बोला जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा इंटरनल फोर्सेस को दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज इंडोजेनिक फोर्सेस, दैट इज इंडोजेनिक फोर्सेस। और वहीं एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्सेस के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के नाम से ही इसको याद करेंगे। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले इंटरनल फोर्स, यानी कौन सी ऐसी इंटरनल फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ में चेंज लेके आ रही हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा बेटा अर्थ के अंदर, यानी हमें जानना पड़ेगा कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है और कैसे उसमें चेंज आता है। तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जल्दी से अर्थ के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, यानी अर्थ के अंदर घुस जाना पड़ेगा। तो तब हमें पता लगेगा कि हमारे अर्थ के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जब हम लोग अर्थ के अंदर चलेंगे तो बेटा हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 मेन लेयर्स। ठीक है, हमारा अर्थ ना 3 मेन लेयर से मिलकर बना है, और अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स। ठीक है, वो 3 मेन लेयर्स की हम लोग बात करेंगे कि वो 3 मेन लेयर्स कौन सी हैं। अब आप सबने प्याज देखा है, राइट? प्याज देखा है। अब प्याज के अंदर ना अलग अलग लेयर्स होती हैं, देखिए हम ऐसे करके उनको हटा सकते हैं, लेकिन हमारे अर्थ के अंदर भी सेम लेयर्स होती हैं, लेकिन हम उनको ऐसे करके हटा नहीं सकते। ये डिफरेंस है, लेयर्स बिल्कुल वैसे ही होती है। अब अर्थ के अंदर बेटा 3 मेन लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट काम करता है दैट इज CMC। ठीक है, ये आप सबको याद रखना है। CMC का कंसेप्ट उसके अंडर काम करता है बेटा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर आती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर, जो लेयर सबसे ऊपर होता है, यानी बाहरी लेयर, जो बाहर की तरफ लेयर है, जिसपे हम लोग खड़े हैं, जिसपे हम लोग कूद पाते, चल पाते, ये जो लेयर हमारे पैरों के नीचे है, इसको बोला जाता है बेटा क्रस्ट, यानी आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? क्रस्ट। ठीक है, विच विलेज, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं उस लेयर को बोला गया बेटा क्रस्ट। अब अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा, इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, यानी जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जमीन नॉर्मल समुद्र के नीचे भी जमीन होती है, उससे अलग जो नॉर्मल जमीन होती है जहां पर हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, वहां पर अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो बेटा 30 to 40 किलोमीटर हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें ओशन फ्लोर्स पे, यानी जो हमारे समुद्र होते हैं, जो उनके सी के नीचे वाली जमीन होती है, जो सी के नीचे भी तो कहीं ना कहीं जमीन होती है ना बेटा, तो सी के नीचे वाली जमीन की बात अगर हम लोग करें तो हमें 5 to 7 किलोमीटर अंडर द ओशन देखने को मिलते हैं। अंडर द ओशन 5 to 7 और कॉन्टिनेंट्स में 30 to 40 किलोमीटर, ये आप सबको
याद रखना है। और ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये जो यहां पर है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर जिसपे हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, इसको बोला जाता है बेटा क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड लेयर, जो बीच वाली लेयर मानी जाती है, यानी 3 लेयर्स में से सबसे पहले क्रस्ट, अब बीच वाली लेयर जिसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। अब मेंटल की बात की जाए तो ये पागल वाला मेंटल नहीं है, कभी इसको पागल वाला मेंटल समझ लो, MENTLE वाला मेंटल है ये। मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर। जो थर्ड लेयर हमारे पास कोर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो छिपी हुई लेयर है, ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं बेटा कोर। अब कोर और क्रस्ट के बीच की जो लेयर है उसको बोला जाता है मेंटल, उसको बोला जाता है मेंटल। अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो बेटा 2900 किलोमीटर्स हमें इसकी थिकनेस देखने को मिलती है, वेरी थिक एंड हॉट। वहीं अगर हम लोग कोर की बात करें, जो सबसे अंदर छुप के बैठी है, अब ये जो कोर है ना, इसको हम लोगों ने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कोर को 2 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिन टाइप्स को हम लोग अभी समझने वाले हैं। द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी, ये बहुत ज्यादा गर्म और हैवी हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमने बात की बेटा कोर के बारे में। अब कोर को ना हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर कोर एंड आउटर कोर, यानी जो बाहर की तरफ कोर है उसको नाम दे दिया आउटर कोर, और जो सबसे अंदर कोर है उसको दे दिया इनर कोर का नाम हम लोगों ने दे दिया है। सबसे पहले आउटर कोर की हम लोग बात करेंगे बेटा। यहां पर जो लेयर है आउटर कोर, इसकी डेप्थ की बात की जाए तो 2200 किलोमीटर इसकी डेप्थ हमें देखने को मिलती है। वहीं फ्लूइड लेयर मानी जाती है, उसके साथ साथ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल। वहीं अगर हम लोग बात करें इनर कोर, यानी जो सबसे अंदर जो इनर कोर है ना भाई, उसमें कुछ चेंज है, उसमें कुछ चेंज है। बाकी जो हमने देखी वो सिंपल लेयर्स थी। अब इनर कोर की जब हम लोग बात करेंगे तो बेटा हम लोग देखेंगे डेप्थ देख लो सबसे पहले 1250 किलोमीटर। उसके साथ साथ ये ना एक ऐसे बॉल की तरह है, ठीक है, एक बॉल की तरह बिल्कुल ऐसे गोल लेयर है, बिल्कुल ऐसे गोल लेयर है, ठीक है। अ सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल, ठीक है, क्या नाम दिया है, सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल, बिल्कुल ऐसे राउंड मेटल बॉल हमें देखने को मिलती है। इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और हमारे प्यारे अर्थ का सबसे डेंसेस्ट पार्ट इसको माना जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा, आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर का। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो 3 लेयर बताई थी, अब ये नया क्या आ गया? बेटा नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, उसी से रिलेटेड है, उन्हीं लेयर्स के अंदर पाया जाता है। और ये कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग एक थ्योरी को समझने जा रहे हैं, आगे हम लोग एक थ्योरी को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब उस थ्योरी को समझने के लिए ना हमें पहले इनको समझना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी के अंदर है। अब हम लोगों ने बेटा एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे अर्थ के अंदर से ना एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, समझने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। जैसे केक के अंदर से काट लिया जाता है ना, वैसे ही केक के अंदर भी लेयर्स होती है ना, सबसे ऊपर क्रीम होता है, फिर ब्रेड होता है, ऐसे ही हमारे अर्थ के अंदर भी बेटा अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसका एक टुकड़ा हम लोग काट लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, एक टुकड़ा हम लोगों ने काट लिया, CMC अप्लाई करेंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये 3 लेयर हम लोगों ने अप्लाई करी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर, और इसका थोड़ा सा पार्ट मेंटल का ले लें अगर हम लोग, थोड़ा सा पार्ट इसका अगर हम लोग मेंटल का ले लें बेटा, ठीक है, इसका हमने ये पार्ट थोड़ा सा मेंटल का ले लिया, तो ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट इसको क्या बोल देंगे हम लोग बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे लिथोस्फेयर। ठीक है, जो लिथोस्फेयर के बारे में अभी आप लोगों ने देखा ना, जब इस पार्ट पे क्रस्ट और थोड़ा सा पार्ट हम लोग मेंटल का लेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब 100 किलोमीटर तक, तो हमें देखने को क्या मिलेगा बेटा, लिथोस्फेयर देखने को मिलेगा। और वहीं जो लिथोस्फेयर के नीचे का भी पार्ट हम लोग लेंगे कुछ, ठीक है, लिथोस्फेयर के नीचे का पार्ट लेंगे अगर हम लोग बात करें 200 किलोमीटर तक, ठीक है, तो हमारे पास बेटा एस्थेनोस्फेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस्थेनोस्फेयर आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है, क्रस्ट का पार्ट पूरा और मेंटल का अगर थोड़ा सा पार्ट हम लोग लेंगे तो हमारे पास लिथोस्फेयर आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, लिथोस्फेयर के नीचे वाला पार्ट लेंगे तो उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिथोस्फेयर को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। द रिजिड आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय द क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है, क्रस्ट और प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक हम बात पहले कर चुके हैं। की कंसेप्ट की बात करें तो लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, लिथोस्फेयर बेटा अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ, जिसको हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप एस्थेनोस्फेयर समझेंगे, लाइज beneath द लिथोस्फेयर, ठीक है, ये हमें लिथोस्फेयर के नीचे मिलता है और 200 किलोमीटर तक ये जाता है, लिथोस्फेयर के नीचे मिलता है बेटा और 200 किलोमीटर तक ये उसके नीचे होता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये
एस्थेनोस्फीयर हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो हम लोग उसमें जानेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करती हैं, जो ये प्लेट्स मूव करती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जियोग्राफी में क्या प्लेट चम्मच कटोरी पढ़ा रहे हो, वो प्लेट नहीं है ये, ठीक है, ये अलग प्लेट्स हैं, रॉक की बनी हुई प्लेट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें सिंपल देखेंगे कि हम लोग वो ना प्लेट्स मूव करती हैं, और वो मूव क्यों करती हैं, क्योंकि वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होती है, ठीक है, उसके पीछे ये रीजन होता है एस्थेनोस्फीयर, इसीलिए पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक, इट इज सेमी मोल्टन एंड अलाउज द प्लेट्स टू मूव, जिसकी वजह से हमें प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों लेयर बिल्कुल ही सिंपल है। ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर होगा। CMC क्रस्ट मेंटल कोर, अगर हम लोग बात करें क्रस्ट और 100 किलोमीटर तक मेंटल का अप्रोक्स ले लें तो हमारे पास लिथोस्फीयर बन जाता है, और उसके नीचे अप्रोक्स 200 किलोमीटर तक का अगर हम लोग लें ये वाला पार्ट, तो बेटा हमारे पास एस्थेनोस्फीयर बन जाता है। वहीं अब हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है। इस प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसका सिर्फ नाम ही अजीब है, बाकी ये थ्योरी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले याद रखेंगे किसने दी है, WJ मॉर्गन का नाम आप सभी इसमें याद रखेंगे, WJ मॉर्गन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्कर होता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए, WJ मॉर्गन का नाम आप सबको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे द आउटर मोस्ट लेयर इज नॉट अ सिंगल पीस, इट इज ब्रोकन इनटू लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अब बेटा हम लोगों ने बात की कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो क्रस्ट थी, और उसके साथ हमने कुछ पार्ट यानी 100 किलोमीटर अप्रोक्स तक जो हम लोगों ने मेंटल का मिलाया था, तो हमारे पास लिथोस्फीयर आ गया था, ठीक है। अब जब हम लोगों ने उसकी बात की ना, जो आउटर मोस्ट लेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो ना पूरी जुड़ी हुई नहीं है, वो लेयर ना पूरी एक नहीं है, पूरी जुड़ी हुई नहीं है, वो ना कुछ पीसेस में टूटी हुई है, वो कुछ पीसेस में टूटी हुई है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, अगर आप लोगों ने कभी शीशा तोड़ा है, जब आप लोग छोटे थे बाहर गली में क्रिकेट खेलते थे, कभी पड़ोसियों का शीशा तोड़ा है, शीशा तोड़ा है क्या, जो मिरर तोड़ा है, उसमें जो दरारें आ जाती है ना, उसमें जो दरारें आ जाती है, सेम वैसे ही अगर हम लोग बात करें हमारे जो अर्थ के ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर की जो प्लेटें हैं, जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या, पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जो पीस ऑफ लैंड हम लोग बोल सकते हैं, दीज आर मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है, सॉलिड रॉक्स के बड़े बड़े स्लैब्स जिसपे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस होते हैं, उसके नीचे वाले प्लेट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो उसके नीचे होता है, उसकी हम लोग बात करें तो उसमें जो दरारें आ जाती है ना, सेम ऐसे ही इसमें भी कुछ दरार हमें देखने को मिलते हैं, यानी ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इनके बीच में गैप देखने को मिलते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग यहां देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें, ये एक प्लेट हो गई बेटा, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये एक दूसरी प्लेट हो गई, तो ऐसे करके ये अलग अलग प्लेट्स हमें देखने को मिलती हैं। ये एक पूरा जुड़ा हुआ सरफेस नहीं होता, इसमें कुछ ब्रोकन टूटा हुआ बीच में से दरारें देखने को मिलती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। इन्हीं अलग अलग पीस जो लैंड के पीस होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। दे मूव वेरी स्लोली, यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। ये जो प्लेट्स होती है ना बेटा, ये मूव करती हैं, ठीक है, धीरे धीरे मूव करती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, हर साल में अगर हम लोग बात करें फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही मूव कर पाती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। और किस पे मूव करती हैं, इसके नीचे जो मोल्टन मटेरियल होता है, इसके नीचे जो लावा होता है, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी एस्थेनोस्फीयर के नाम से पढ़ा था, ओवर द सेमी मोल्टन लेयर, ओवर द सेमी मोल्टन लेयर बिनीथ देम। इनके नीचे जो सेमी मोल्टन लेयर होती है, सेमी मोल्टन लेयर किसको बोला जाता है बेटा, उसी को बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर को बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो मूव करती है ना, ये कैसे मूव करती है, इनको भी हम लोगों ने कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे बेटा, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके की प्लेट हो सकती है, किस किस तरीके की प्लेट हो सकती है। तो मेनली 3 तरीके की प्लेट हो सकती है। जैसे हम लोगों ने 3 का कंसेप्ट आप सबको इस चैप्टर में याद रखना है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अर्थ की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, उसकी भी 3 अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है, कैरी कॉन्टिनेंट्स, यानी ऐसी प्लेट बेटा जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे होती है, जो कॉन्टिनेंट्स को लेके चलती है, ठीक है, जब मूव करती है तो उसके साथ साथ जो उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे वाली प्लेट होती है उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। नाम से ही पता लग रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है। देन हमारे पास आता है ओशियनिक प्लेट्स। ओशियनिक प्लेट्स यानी सिंपल ऐसी प्लेट्स जो ओशियन फ्लोर्स को कैरी करती है, जो ओशन फ्लोर्स को कैरी करते हैं, यानी इनके ऊपर ओशन फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, ओशन फ्लोर्स के नीचे वाली प्लेट्स की बात हो रही है जो ओशन फ्लोर्स को कैरी करती हैं। थर्ड हमारे पास आता है मिक्स प्लेट, बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट प्लस ओशन बेशंस, यानी कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर दोनों को
कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर दोनों को कैरी करती हैं, उनको मिक्स्ड प्लेट्स बोल दिया जाता है, कैरी बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ठीक है, ये दोनों को कैरी करते हैं, दिक्कत वाली बात कहीं पर है ही नहीं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को कैरी करते हैं, ओशियनिक प्लेट्स जो सिर्फ ओशियंस को कैरी करते हैं, और थर्ड हमारे पास आता है मिक्स्ड प्लेट्स जो दोनों को बोथ, ठीक है, जो दोनों को कैरी करते हुए चलते हैं। अब हमारे पास ना बेटा कुछ मेजर प्लेट्स हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड में, हमारे पास कुछ मेजर प्लेट्स देखने को मिलती हैं, 7 मेजर प्लेट्स। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। अब आप लोग बताएंगे कि हमारा प्यारा भारत, हमारी कंट्री किस प्लेट पर आती है? ठीक है, हमारी प्यारी कंट्री किस प्लेट का पार्ट है? आगे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मूव क्यों करती हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है बेटा। अब हम लोग इसके पीछे का रीजन देखेंगे कि ये मूव क्यों करते हैं। इनके मूव होने के पीछे के रीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा बिल्कुल सिंपल, यहां पर भी हमारा CMC का कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, CMC क्रस्ट मेंटल कोर, आप सबको हमेशा याद रखना है। यानी हमने बात की थी जो सबसे अंदर लेयर होती है उसका हमने नाम दिया था कोर। ठीक है, सबसे अंदर जो लेयर होती है वो कोर, और वो एक्सट्रीम हॉट होती है, यानी वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब कोई भी चीज गर्म होती है ना तो उबलने लगती है, कोई भी चीज गर्म होती है उबलेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। आप लोगों ने चाय बनती हुई देखी है, जैसे ही चाय उबल जाती है वो ऊपर की तरफ आने लगती है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें दूध, जैसे ही दूध उबल जाता है, कई बार सुना हुआ कि दूध निकल गया, ठीक है, गैस से दूध निकल के रसोई से नीचे गिर के चलता 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 किचन से पता ही नहीं लग रहा कहां पहुंच रहा है। तो वो दूध क्या होता है, वो दूध जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उबल के वो बाहर आने लगता है, यानी ऊपर की तरफ आने लगता है। ऐसे ही चाय का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि चाय भी क्या होती है, जब बन जाती है उबलती है तो वो ऊपर की तरफ आने लगती है। सेम बेटा हमारे अर्थ के अंदर हमने बात की थी, कोर के अंदर जो हीट होती है, कोर के अंदर जो एक्सट्रीम हीट होती है उसकी वजह से हमें कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, कोर के अंदर जो एक्सट्रीम हीट होती है उसकी वजह से हम क्या देखेंगे, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर causes molten material in the mantle to rise, यानी कोर के जो ऊपर वाली लेयर है ना, कोर के जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, causes मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। जो मेंटल लेयर में मोल्टन मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, वो राइज होके गर्म होके उबल के ऊपर की तरफ जाने लगता है ऐसे। ठीक है, जैसे ये जा रहा है ऊपर की तरफ जाने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है, हीट की वजह से ये सारा क्या हो रहा है बेटा, ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन स्टेप 2 पे क्या होता है, कूलर मटेरियल नियर द क्रस्ट थिंग्स। ठीक है, ऊपर जब जैसे ही जाता है तो क्रस्ट के पास कूलर मटेरियल होता है और वो वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, वो वापस नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, गर्म होकर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, गर्म होकर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। इसी को बोला जाता है बेटा कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, जब ये मोल्टन मटेरियल गर्म होकर ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, गर्म होकर ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, ये गर्म होकर ऊपर गया वापस नीचे आ गया, गर्म होकर ऊपर गया वापस नीचे आ गया, और ये एक साइकिल बन जाती है, गर्म होकर ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, गर्म होकर ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है बेटा कन्वेक्शन करंट्स। और इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हमारी जो ऊपर प्लेट्स होती है ना, जो ऊपर प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करने लगती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बेटा, ये जब लावा ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो दीज करंट्स पुश एंड पुल द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करते हैं, पुश और पुल करते हैं, उनको खींचते हैं और उनको धक्का देते हैं, कॉजिंग देम टू मूव, जिसकी वजह से हमें उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड आई रिपीट कि बेटा मूवमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं होता है, फ्यू सेंटीमीटर्स अ ईयर हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा कम हमें फील हो पाता है। वहीं अगर हम लोग इसके आगे बात करें मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज। अब जहां पर ये प्लेट मिलती है ना, यानी एक प्लेट जहां पर दूसरी प्लेट से मिलती है बेटा, जहां पर एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से मिलती है, हमने बात की थी मेजरली 7 प्लेट्स के बारे में। ऐसे ही जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से मिलती है तो उनको बोला जाता है प्लेट बाउंड्रीज, उनको बोला जाता है बेटा प्लेट बाउंड्रीज या मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, जब आपस में मिलती हैं तो उनको प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है। और मोस्टली हमें जो अर्थक्वेक्स जैसी चीजें हैं, वोल्केनो जैसी चीजें हैं, वो हमें प्लेट बाउंड्रीज पर ही देखने को मिलती हैं। द एज वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। मोस्ट जियोलॉजिकल एक्शन, माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज हैपेंस राइट हियर एट द एजेस, जो हम बात कर चुके हैं। जब ये बाउंड्री आपस में मिलती हैं तो वहीं पर हमें मेनली ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जैसे कि माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन हाउ दे मूव। अब जिस तरीके से वो मूव करती है ना, उनका जो मूव करने का स्टाइल है, जिस तरीके से वो मूव करती हैं, उसके बेस पे हमें मेनली 3 टाइप की देखने को मिलती है बेटा प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें हम लोग तीनों को डीप में
और ढंग से अच्छे से पढ़ने वाले, सबसे पहले हमारे पास आती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और आपस में टकराती हैं, जब दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती है तो हम उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। वहीं डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है जब दो जुड़ी हुई प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, दो जुड़ी हुई प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। देखो ये क्या कर रही है बेटा, ये पास आ रही है, ये टकराएंगी और ये दूर जा रही हैं, तो इनको डाइवर्जेंट, और जो पास आती है वो कन्वर्जेंट। थर्ड हमारे पास आता है बेटा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी जब दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइस करते हुए ऐसे साथ से निकल जाती हैं, ठीक है, उसके पास से ऐसे निकल जाती है, उससे टकराती नहीं है, साथ से ऐसे निकल जाती है, जैसे ये उधर जा रही है और ये इधर आ रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब हम लोग सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में डीप में पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट बाउंड्री में आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं बेटा। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, हमने बात की थी ना, तीन तरीके की प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियानिक प्लेट और मिक्स्ड प्लेट। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जैसे ये टकरा रही हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो हमें देखने को क्या मिलता है बेटा, तो हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यानी पहाड़ देखने को मिलते हैं जब ऐसे दो प्लेट आपस में आके टकराएंगी, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो इस तरीके से हमें पहाड़ों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से क्या होता है बेटा, पहाड़ बन जाते हैं। जैसे हिमालयाज हमारे पास एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है। जब आप लोगों ने देखा था मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। जब मिलियंस ऑफ ईयर एगो हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब ऐसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, हम बात कर चुके हैं कॉन्टिनेंटल प्लस कॉन्टिनेंटल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, व्हेन दे कोलाइड दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स, एग्जांपल द हिमालयाज। वहीं हमारे पास थर्ड आता है बेटा ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों ने बात की, एक तो प्लेट कौन सी है, ओशियनिक प्लेट, और दूसरी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती है और ये ओशियंस को कैरी करती है। जब ये आपस में टकराती है तो क्या होता है भाई, हम लोगों ने बात की जब दो कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो माउंटेन्स बन जाएंगे, लेकिन जब ये आपस में टकराएंगी तो बेटा क्या होगा, हमें वोल्केनो का इरप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स। अब ये जब आपस में टकराती है ना तो इसमें हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने देखा कि वो आपस में टकराई तो ऊपर चलेगी कॉन्टिनेंटल, ठीक है। जब ओशियन और कॉन्टिनेंटल टकराएंगी ना तो बेटा जब ये टकराएंगी तो जो ओशियनिक प्लेट होगी ना वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस जाती है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऐसे नीचे घुस जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ओशियनिक प्लेट आई और ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस गई, ठीक है। क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस गई। अब इसमें हमें देखने को क्या मिलेंगे, इसमें हमें वोल्केनोज और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। द ओशियनिक प्लेट सिंक्स बीनेथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, रिजल्ट लीड्स टू द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक जैसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। हमने बात की थी जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं, जो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी जब वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मैग्मा राइजेस फ्रॉम बिलो एंड कूल्स, ठीक है। उसके अंदर जो मैग्मा होता है ना, उसके अंदर जो मैग्मा होता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है वो राइज करता है, ठीक है। जब ये दो प्लेट्स अलग होंगी ना तो बीच में जो गैप बनेगा तो वहां से क्या होगा बेटा, मोल्टन मटेरियल राइज करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें मिड ओशियनिक रिज देखने को मिलेगी, रिफ्ट वैली देखने को मिलेंगी। रिजल्ट फॉर्म्स न्यू क्रस्ट, ठीक है, या तो न्यू क्रस्ट बन जाएगी। अब ये क्या हुआ भाई, मोल्टन मटेरियल मैग्मा बाहर आया, बीच में जो गैप बना, अब बाहर आते ही उसको ठंड मिली, वो जल्दी से ठंडा हो गया, वो जल्दी से ठंडा हो गया, या तो नई क्रस्ट बन जाएगी या मिड ओशियनिक रिज हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। एंड क्रिएट फीचर्स लाइक मिड ओशियनिक रिजेस। एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो मिड अटलांटिक रिज हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल आता है, क्योंकि जब ये बाहर आता है तो बेटा जल्दी से ठंडा हो जाता है, या तो नई क्रस्ट बन जाएगी या फिर रिजेस हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड हमारे पास आता है बेटा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हमने बात की थी जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को ऐसे स्लाइस करके निकल जाती हैं, यानी एक दूसरे से टकराती नहीं है, ऐसे पास से स्लाइस करके निकल जाती हैं, जिसमें मेजरली हमें अर्थक्वेक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को शेक तो करती है ना जब ऐसे पास से निकलती हैं। इसमें देखो भाई, प्लेट स्लाइड पास ईच अदर, डज नॉट क्रिएट और डेस्ट्रॉय क्रस्ट, ठीक है, ना तो क्रस्ट को क्रिएट करती है ना डिस्ट्रॉय करती है, जो हमें पिछले दो में हम लोगों ने देखा था। दिस सडन स्लिपिंग मेनली कॉजेज सीवियर अर्थक्वेक, जिसकी वजह से हमें मेनली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इन द यूएस, इसका एग्जांपल हमें देखने को
मिलता है। अब जब अर्थक्वेक्स की हम लोग बात करेंगे तो बेटा मेजरली हमें देखने को मिलेंगे प्लेट बाउंड्रीज के पास, यानी ये जो प्लेट्स की बाउंड्री होती है ना, हम लोगों ने बात की थी जो प्लेट्स की बाउंड्री होती है, तो मेनली हमें वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग, ये हमारे पास आ जाता है बेटा, ये जितनी भी प्लेट्स की बाउंड्री हैं ये सारे मेजर अर्थक्वेक जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे क्या देखने को मिलते हैं भाई, मेजर अर्थक्वेक जोन्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, रिंग ऑफ फायर। मोस्ट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज के पास हमें देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज अराउंड द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के पास हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहां पर बेटा रिंग ऑफ फायर भी बन जाता है। ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करें तो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड नेचुरल डिजास्टर जोन, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स के एज होते हैं, जो इनकी बाउंड्री होती है, वहां पर हमें नेचुरल डिजास्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं, उनको नेचुरल डिजास्टर जोन या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे अब तक हमने क्या पढ़ा है और वो क्यों मैटर करता है, ठीक है, एक बार इसका जल्दी से क्विकली रिवीजन हो जाएगा। द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्यारा अर्थ है, उसका जो सरफेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उस पर नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं और कुछ पुराने डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, क्लाइमेट में चेंज आता रहता है। वहीं प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मैनी लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर। अब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ के हमें पता लग गया कि भाई अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं और नेचुरल डिजास्टर कैसे आते हैं। जैसे माउंटेन्स की हमने बात की, हम लोगों ने अर्थक्वेक की भी बात की। रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी इज वाइटल फॉर आइडेंटिफाइंग अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रोन रीजंस, ठीक है, जिसने टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को समझ लिया ना, उसे पता लग जाएगा कि किस रीजन में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, वोल्केनो प्रोन रीजंस कौन से हैं जो प्लेट के एज पर होते हैं या प्लेट बाउंड्रीज पर हमें देखने को मिलते हैं। इट हेल्प्स अस मैनेजिंग डिजास्टर्स एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइव्स, ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है डिजास्टर को मैनेज करने में और ह्यूमंस की लाइफ को बचाने में, क्योंकि हमें पहले ही पता लग जाता है कि कौन सा एरिया है जहां पर ज्यादा चांसेस हैं ये सारी चीजें होने के। आगे हमारे पास आता है बेटा, डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स, क्या इंडिया में भी अर्थक्वेक आने के रिस्क हैं? तो आंसर है बेटा यस, इंडिया में भी हमें पहले हिस्ट्री में पास में कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स देखने को मिले हैं जिनकी वजह से हमें मेजर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, तो इंडिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, चांसेस बिल्कुल हैं। गुजरात भुज के अंदर 2001 में हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे कि बेटा एंशिएंट इंडिया में भी लोगों को अर्थक्वेक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती थी, जिसको एंशिएंट इंडिया में हम लोग बात करें तो बेटा भूकंप के नाम से जाना जाता था, शेकिंग ऑफ द अर्थ की अगर हम लोग बात करें। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडियन फिलोसोफर ब्रह्ममीरा ने अपनी एक बुक बृहत संहिता में बेटा इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी है, सिग्नल्स बता रखी है कि कैसे हम अर्थक्वेक्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में पहले से जान सकते हैं। उन्होंने बताया विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर, इन सारी चीजों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो बेटा उन्होंने 4 मेन एलिमेंट्स को भी बताया है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अग्नि, फायर, वायु, विंड, इंद्रा, हेवन, थंडर एंड वरुणा, वाटर। उसके साथ में हम लोग बात करेंगे बेटा इंडियाज रेयर नेचुरल वंडर के बारे में, यानी हमें इंडिया में एक चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने वोल्केनो देखा है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है ना तो उसमें से लावा निकलता है, उसमें से हॉट गरम गरम लावा निकलता है, बिल्कुल तपता हुआ। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर बेटा हमें एक मड वोल्केनो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मड वोल्केनो एट द बारतंग आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के अंदर जो बारतंग आइलैंड है वहां पर हमें एक मड वोल्केनो देखने को मिलता है, जहां से मिट्टी के बबल्स ऐसे मिट्टी निकलती है। अनलाइक फिरी वोल्केनोज, मड बबल आउट continuously to the surface driven by natural underground gases and extreme pressure, ठीक है, जिसकी जो natural underground gases और extreme pressure की वजह से बाहर आता है। यहां से कोई बेटा लावा नहीं निकलता, यहां पर मिट्टी ही निकलती है, मड ही निकलता है, इसीलिए ये स्पेशल हो जाता है, इसीलिए ये अलग हो जाता है। लैंड फॉर्म्स द सरफेस रिजल्ट। अब हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले लैंडफॉर्म्स का मीनिंग, हमारी जमीन कैसी है, सीधी सी बात है, हमारी जमीन कैसी, यानी हमें जो अलग अलग लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन्स, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर वैलीज है, इन सबको ही क्या बोला जाता है बेटा? लैंडफॉर्म, यानी वहां की जमीन कैसी है। लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो नेचुरल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशन बेसिन्स और वोल्केनोज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब फॉर्म्ड बाय, अब ये लैंडफॉर्म्स बनते किसकी वजह से हैं? फॉर्म्ड बाय वीदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही सही बातें हैं, बिल्कुल इनको अभी हम लोग डीप में पढ़ने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। प्रोसेस ऑफ वीदरिंग एंड
इरोजन। सबसे पहले आप लोग जानो कि प्रोसेस ऑफ वीदरिंग एंड इरोजन क्या होता है और उसकी वजह से क्या होता है। प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये जो हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं ना, हमें इसमें वीदरिंग और इरोजन मेन रोल प्ले करती है। अब आप बोलोगे सर ये तो बता दो कि वीदरिंग और इरोजन होता क्या है, वो भी बता देंगे भाई, थोड़ी सी शांति कर ले। ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन एंड रीशेप अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस को तोड़ते रहते हैं, दोबारा से शेप करते रहते हैं, यानी उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड्स दे वियर डाउन माउंटेन्स, कर्व, वैलीज, फॉर्म प्लेन्स, केव्स एंड क्लिफ्स। ठीक है, ये सारी चीजें, अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ने जा रहे हैं आगे, सारी चीजों को। सबसे पहले वीदरिंग का मीनिंग समझते हैं। वीदरिंग का मीनिंग समझते हैं। जब हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, जब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये टूट जाते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, तो उसको वीदरिंग बोला जाता है। द प्रोसेस वेयर रॉक ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इन स्मॉलर पीसेस। ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, इसी को वीदरिंग बोला जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्रूशियल डिफरेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल। अब वीदरिंग का मीनिंग सिंपल है कि ये जो पत्थर टूट जाते हैं ना, बस टूट गए, इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है। अब ये उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर कहां पर जा रहे हैं, इनका जो मूवमेंट होता है ना, उसके बाद ये कहां गए, वो वीदरिंग में नहीं आता। वीदरिंग में सिंपल इतना आता है कि वो पत्थर टूट के छोटे छोटे पीसेस में वहीं पर पड़े हैं, उसके बाद वाली सारी चीजें इसमें नहीं आती हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल। उसके बाद ब्रोकन मटेरियल कहां जा रहा है, उसका मूवमेंट वीदरिंग के मीनिंग के अंदर नहीं आता है। वीदरिंग सिर्फ ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये छोटे छोटे पीसेस में अर्थ के सरफेस पे टूट जाते हैं। ओनली द ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ब्रेकिंग डाउन आता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ द सरफेस एंड फॉर्मिंग सोइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सरफेस कैसा होगा ये डिपेंड करता है। वीदरिंग के ऊपर जब पत्थर टूट जाते हैं तो सरफेस चेंज होता है, और सोइल फॉर्मेशन में भी ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। वहीं अगर हम लोग आगे बात करें टाइप्स ऑफ वीदरिंग, अब फिर से ये तीन हमारे काम आएगा। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि तीन आप सबको याद रखना है, फिर से तीन हमारे काम आएगा। तीन की बात करें बेटा, इसमें भी तीन काम आएगा। कैसे? इसमें आप सबको याद रखना है टाइप्स ऑफ वीदरिंग। ठीक है, तीन टाइप्स की होती हैं ये भी, जैसे हम लोगों ने बात की सीएमसी क्रस्ट मेंटल कोर तीन टाइप की होती थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या सॉरी टेक्टोनिक प्लेट्स तीन टाइप की थी, सेम हम लोगों ने बात की, ये भी तीन टाइप की होती हैं। और हम लोगों ने बात की थी बेटा बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, बाउंड्रीज होती है जो प्लेट्स की, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, वो भी तीन टाइप की होती हैं। अब ये तीन टाइप में सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल वीदरिंग। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है इसमें फिजिकल वीदरिंग। रॉक्स ब्रेक ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एंड विंड। ठीक है, जब रॉक टूटता है किस वजह से, टेम्परेचर चेंज यानी बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जब रॉक टूट जाता है। ठीक है, फ्रॉस्ट जमने की वजह से भी बेटा चीजें टूट जाती हैं, और विंड हवाएं, बहुत तेज हवाएं बहेंगे तो वो भी चीजों को तोड़ देती है, उनमें दरार ला देती है। इनको बोला जाता है फिजिकल वीदरिंग। केमिकल वीदरिंग, अब जो मिनरल्स होता है ना, जो पत्थर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, जब वो रिएक्ट करते हैं, जो पत्थर के अंदर मिनरल्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद द वाटर, पानी, एयर और एसिड, एसिड्स के साथ एसिड। अब आप लोग बोलोगे जो रेन होती है ना उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू सब्सटेंसेस, और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो भी ये केमिकल वीदरिंग का पार्ट होते हैं। फिर आते हैं बायोलॉजिकल वीदरिंग, जब ये टूटने के पीछे के रीजन में क्या क्या आता है, कोज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जब ये सब होता है। ठीक है, प्लांट्स, जैसे प्लांट्स की हम लोग बात करें बेटा, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं ना, वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। या किसी पत्थर के बीच से कोई पेड़ उग रहा है तो उसकी जो रूट्स होती हैं उस पत्थर को अलग कर देती हैं, या जो रूट्स अंदर अंदर होती हैं वो भी बहुत सारी चीजों को डैमेज करती हैं। एनिमल्स की हम लोग बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है तो उसको बायोलॉजिकल वीदरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरोजन। ठीक है, इरोजन, इरोजन में वो चीजें आएंगी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि वो टूट जाती हैं। अब वो टूट के कहां जाएंगी उसके बारे में हम लोग इरोजन में देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच सोयल, रॉक्स एंड सरफेस मटेरियल आर वॉर्न अवे। द प्रोसेस बाय विच सोयल, रॉक्स एंड सरफेस मटेरियल आर वॉर्न अवे एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जब ये वहां से टूट गया उसके बाद ये इसको लेती है, पिकअप करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, ड्राइवन बाय नेचुरल एजेंट्स, वाटर, विंड, आइस और वेव्स। ठीक है, मेनली हमें देखने को मिलता है ड्राइवन बाय नेचुरल एजेंट्स, वाटर, विंड, आइस और वेव्स की हेल्प से। यानी किसकी हेल्प से, अब एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर रही है, अब ये गाड़ी में थोड़ी ट्रांसपोर्ट करके आ रही है, तो इसके मेन एजेंट होते हैं बेटा विंड। ठीक है, या तो हवा में चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, या पानी में बह करके, या फिर आइस, ग्लेशियर्स में, या वेव्स में, समुद्र की लहरों में भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाती हैं। अनलाइक वीदरिंग, वीदरिंग से अलग क्या आता है, इरोजन फंडामेंटली इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल। जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा ना कि उसके अंदर जो ब्रोकन मटेरियल, टूटे हुए मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा इरोजन के अंदर आता है। ये वीदरिंग और इरोजन का डिफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ इरोजन, अब
विदरिंग पड़ी थी, 3 टाइप की होती थी, 3 रीजन जाने थे किस किस वजह से होती थी। अब टाइप्स ऑफ इरोजन की हम लोग बात करें तो वाटर इरोजन, जब पानी में बह करके चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जब चीजें पानी में बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कोज्ड बाय रिवर्स, रेन, ओशन वेव्स कैरिंग द लैंड, ये सब आप सबको याद रखना है, कर्विंग द लैंड, ठीक है। उसके साथ साथ विंड इरोजन, जब हवा में चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं या ट्रांसफर होती हैं, कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी एरियाज लिफ्टिंग टॉप सोइल, ठीक है, मोस्टली हमें ड्राई और सैंडी एरियाज में देखने को मिलती है। थर्ड हमारे पास आता है ग्लेशियल इरोजन, ठीक है, जब जो बड़ी बड़ी बर्फ होती है ना, बर्फ की जो नदियां होती हैं या बर्फ हम लोग बात करें, बर्फ मूव करती है, एक लार्ज मास ऑफ आइस जब मूव करता है तो उसको ग्लेशियर बोला जाता है। तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें, पत्थर या डेब्रीज हम लोग बात करें बह करके जाती हैं। के बाद हमारे पास आता है बेटा कोस्टल इरोजन, यानी जो कोस्ट के पास, जो समुद्र के किनारे के पास इरोजन होता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा इरोजन और ह्यूमन ऑक्यूपेशन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इरोजन ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, यानी ह्यूमंस की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले फार्मर्स टॉप सोइल को क्या करता है बेटा, रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से जो उसके क्रॉप यील्ड्स होती हैं, यानी जो उसकी उपज होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सेटलमेंट्स को कैसे इंपैक्ट करता है, वॉशेज अवे लैंड, हाउसेज एंड रोड्स नियर रिवर्स एंड कोस्ट, जो रिवर और कोस्ट के पास जो हाउसेज होते हैं कई बार उनको बहा ले जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ सेटलमेंट्स की हम लोग बात करें, लैंड को भी खराब कर देता है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग को भी इफेक्ट करता है, एंड देन इंडस्ट्रीज को भी इफेक्ट करता है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री या फिशिंग इंडस्ट्री, इन सारी चीजों को ये इफेक्ट करता है। आगे हम लोग देखेंगे बेटा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है। नेचुरल फोर्सेस दैट एक्टिवली वियर डाउन ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल, ठीक है, जो क्या करती है भाई, उनको एक्टिवली अलग करती है, वियर डाउन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एंड डिपॉजिट मटेरियल, और कहीं पर डिपॉजिट कर देते हैं, डिपोजिशन का भी काम करते हैं, वी कॉल इट ग्रेडेशन। नेचुरल फोर्सेस दैट एक्टिवली वियर डाउन ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल, देयर अल्टीमेट फंक्शन इज टू लेवल और स्मूथ द अर्थ सरफेस ओवर वास्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसका अल्टीमेट फंक्शन क्या होता है कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसको लेवल करना और उसको स्मूथ करने का काम इसका होता है। अब ग्रेडेशन के एजेंट क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से ग्रेडेशन होता है, यानी कौन कौन से एजेंट उसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले रनिंग वाटर, ठीक है, बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लेशियर्स हमने बात की बेटा, लार्ज मास ऑफ आइस शीट्स। देन हम लोगों ने बात की विंड, हवा में भी देखने को मिलता है। वेव्स हम लोगों ने बात की, समुद्र की लहरें भी ऐसा करती हैं, और ग्राउंड वाटर के साथ भी हम लोगों को चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई देखने को मिलती हैं। 5 एजेंट्स जिनके बारे में हम लोगों ने अभी अब आगे हमारे पास आता है बेटा रनिंग वाटर, यानी अब हम इन सारी चीजों को डीप में पढ़ने वाले। रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर की हम लोग बात करें तो बेटा शेप्स द लैंड थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है बेटा, अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स, जितना भी सामान उसने उठाया है उसको एक जगह पर डिपॉजिट कर देना, उसको एक जगह पर छोड़ देना, उसको बोला जाता है डिपोजिशन। अब हम लोगों ने ना इसको रिवर के जो फ्लोइंग वाटर है या जो रनिंग वाटर है ना, उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर से ये 3 हमारे काम आ रहा है, इसको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अपर कोर्स हमारे सामने आता है बेटा, यानी जो सबसे ऊपर वाला कोर्स होता है, हाई एनर्जी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, पानी जल्दी से बहता, तेजी से बहता, क्योंकि यहां पर हाई एनर्जी, क्योंकि ऊपर से स्टीप स्लोप्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसको बढ़िया स्पीड यहां पर मिलती है। हाई एनर्जी, स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग इरोसिव फोर्सेस फॉर्म वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, ठीक है। वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वाटरफॉल्स बनते हैं क्योंकि ये पहाड़ों से बहता हुआ आता है और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पर पानी की स्पीड ज्यादा होती है, रनिंग वाटर की स्पीड। फिर जब मिडिल कोर्स में आता है, ठीक है, जब ये प्लेन्स में आने लगता है, मिडिल कोर्स में आता है बेटा, जब ये पहाड़ों से बह करके प्लेन्स में आ जाता है तो ये उतनी स्पीड से नहीं बहता, और ऊपर से जब बहता हुआ आ रहा था तो ये बिल्कुल सीधा बहता हुआ आ रहा था, ठीक है, ऐसे ऊपर से गिर रहा था, सीधा बह रहा था। लेकिन जब इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बहना शुरू करता है, ठीक है। तो रिवर थोड़ी सी इस तरीके से बहना शुरू करता है, ठीक है, जैसे आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। अब ये नीचे आया तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बहना शुरू कर दिया इसने। मिडिल कोर्स लूजिंग एनर्जी, द रिवर स्टार्ट टू मेंडर, ठीक है, मेंडर क्या भाई, ऐसे इस तरीके से बहना शुरू कर दिया, इसी को बोला जाता है मेंडर्स, ठीक है। एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स, ठीक है, ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और ऑक्सबो लेक्स बनाती है। ऑक्सबो लेक्स बनाती है बेटा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो लेक कैसे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे रिवर बहती हुई आ रही है, ठीक है, ऐसे रिवर बहती हुई आ रही है, लेकिन जब रिवर कभी क्या करती है, अपने कोर्स को चेंज कर लेती है। अब ये सिंपल ऐसे ऐसे बहती हुई आ रही थी, ऐसे ऐसे बहती हुई आ रही थी, कल को ये अगर ऐसे करके यहां से बहना शुरू कर दे, ठीक है, तो इसका ये जो पोर्शन कट हो जाएगा, ठीक है। वो अगर हम लोग बात करें ऑक्स देखा है जो उसके ऊपर बो होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा ये भी
हम लोग बात करें तो ओक्सबो लेक्स बनाती है, जब रिवर अपना कोर्स चेंज करती है और उसका कुछ पोर्शन कट हो जाता है, वहां पर हम लोग बात करें तो लेक्स बन जाती है, ठीक है, लेक बन जाती है, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ओक्सबो लेक्स। अब सबसे नीचे आती है रिवर लोअर कोर्स में, जहां पर रिवर बिल्कुल स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लोएस्ट स्पीड रिवर की हो जाती है, स्लोएस्ट स्पीड, डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म डेल्टाज लेवीज एंड एलुवियल सोइल। अब यहाँ पर स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई और लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स को इसने क्या किया बेटा, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। यानी जब ये रिवर समुद्र में बहने को होती है ना, ये समुद्र के माउथ में जाती है, इसको रिवर का माउथ बोला जाता है, सॉरी, जब रिवर का माउथ कौन सा होता है, जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसको रिवर का माउथ बोला जाता है। तो यहाँ पर ये अपने साथ जितनी भी चीजें बहा करके लाई थी, ये जितनी भी चीजें अपने साथ बहा करके लाई थी, ये उनको डिपॉजिट करना शुरू करती है, यहाँ पर अपनी उन चीजों को डिपॉजिट करना शुरू करती है। जब वो डिपॉजिट करती है धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं बेटा, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ट्रायंगुलर शेप्ड, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड या फैन शेप्ड लैंड हमें वहां पर देखने को मिलती है और इनको डेल्टा बोला जाता है, फॉर्म्स डेल्टाज लेवीज और एलुवियल सोइल। इनको देखो, ये रिवर है, ये समुद्र में मिलने वाली है, तो यहाँ पर इसने क्या किया बेटा, ये डेल्टाज बना रही है, जितनी भी चीजें, जितने भी सेडिमेंट्स, पत्थर, मिट्टी अपने साथ बहा करके लाई थी, उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। और ये डेल्टाज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए बहुत काम के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्टाइल सोइल देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वाटरफॉल, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटरफॉल, ये भी रनिंग वाटर के अंदर ही आता है। अब रनिंग वाटर के अंदर वाटरफॉल क्या काम करता है, फॉर्म्ड इन द अपर कोर्स वेयर अ रिवर फ्लोज ओवर अ स्टीप क्लिफ और वर्टिकल ड्रॉप। हमने बात की जब पहाड़ों से रिवर बहती हुई आती है तो ये वहां पर वाटरफॉल्स बनते हैं। अब वाटरफॉल बना कैसे, सीधी सीधी सी बात है, वाटरफॉल बना कैसे, अब पानी बहता हुआ आ रहा था, ठीक है, लेकिन जहां पर सॉफ्ट रॉक आया तो पानी उसको अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक को पानी अपने साथ बहा ले जाता है और हार्ड रॉक वहीं पर रह जाता है। जैसे कि अब हम लोग बात करें तो बेटा ये रिवर पहले यहां से ऐसे बह रही होगी, ठीक है, ये रिवर यहां से पहले ऐसे बह रही होगी, ठीक है, पानी जा रहा है ऐसे बह रही होगी, लेकिन इसने टाइम के साथ क्या किया, यहां पर जो सॉफ्ट रॉक था ना, यहां पर जो सॉफ्ट रॉक था ये उसको अपने साथ बहा कर ले गई, ये जो सॉफ्ट रॉक था उसको अपने साथ बहा कर ले गई और हार्ड रॉक बच गया, ठीक है, हार्ड रॉक बच गया और अब ये क्या बन गया, और ये वाटरफॉल बन जाता है। ये क्या करती है, सॉफ्ट रॉक को अपने साथ बहा करके ले जाती है और हार्ड रॉक वहीं पर बच जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर से गिरता है और ये वाटरफॉल बन जाता है। और इसको, जहां पर ये पानी गिर रहा है, इसको प्लंज पुल बोला जाता है। ये बात आप सबको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई वाटरफॉल के फायदे क्या होते हैं, यानी हमारे ह्यूमंस की लाइफ में इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी हम लोग इससे बिजली बना देते हैं, ठीक है, हम वहां पर टर्बाइंस लगा देते हैं, जब ऊपर से पानी गिरता है तो उस फोर्स को हम लोग यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। लोकल इकोनॉमी मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म, ये आप सबको याद रखना, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लोग वाटरफॉल्स को देखने के लिए ट्रेवल करके दूर दूर से आते हैं, लोग दूर दूर से वाटरफॉल्स को देखने के लिए आते हैं। फिर हमारे पास आता है रिक्रिएशन एंड कल्चर यूजफुल, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी एंड ऑफन होल्ड डीपर रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और कहीं कहीं पर बेटा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलती है। नेचुरल चीजों की पूजा होती है, ये बात आप सबको जानते हैं। फिर हमारे पास आता है मियांडर्स। मियांडर का कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि जब रिवर क्या होती है बेटा, माउंटेन से प्लेन्स में आती है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो सीधे ऐसे बहने की बजाय कुछ इस तरीके से बहना शुरू करती है, सीधे बहने की बजाय कुछ इस तरीके से ऐसे घूम फिर के बहना शुरू करती है। और जब यही रिवर बेटा क्या करती है, अपना कोर्स चेंज कर लेती है, तो हम लोगों ने बात की थी ऑक्सबो लेक्स। जैसे ये रिवर ऐसे बह रही है और हो सकता है कल को ये रिवर ऐसे यहां से बहना शुरू कर दे, ठीक है, ऐसे यहां से बहना शुरू कर दे, तो ये जो यहाँ पर बचा हुआ पानी का पोर्शन बचेगा, ये जो ऐसे बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सबो लेक हम लोग बोल देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं द विंडिंग कर्व बैंड इन द मिडल और लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, लेटरल इरोजन और डिपोजिशन। इसमें हम लोगों ने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। द रिवर फ्लोज फास्टर एंड इरोड्स द आउटर बैंक्स। जो लिटरल इरोजन होता है, तो रिवर यहाँ पर जैसे ही आई ना, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड हाई होती है, और ये जो आउटर बैंक है ना, ये इसको अपने साथ बहा ले जाती है। यहाँ पर जो मिट्टी, मटेरियल, पत्थर, रॉक है, तो ये इसको अपने साथ बहा ले जाती है। ये जो यहाँ पर आउटर मटेरियल हमें देखने को मिलता है। द रिवर फ्लोज फास्टर एंड इरोड्स द आउटर बैंक्स, ठीक है, जो आउटर बैंक्स है यहाँ पर इसको अपने साथ बहा ले जाती है। और जैसे ये रिवर इसको डिपॉजिट कहाँ करती है, अभी यहाँ पर स्लो हो गई, और जब यहाँ आती है तो यहाँ पर इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की जो लिटरल इरोजन की बात की, तो जो शुरू में होता है, जब फ्लो ज्यादा होता है तो ये अपने साथ चीजों को बहा ले जाती है, और जब फ्लो कम होता है तो ये वहां पर उस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है इनर बैंक्स में, ठीक है। ओवर टाइम दिस कंटिन्यूअस पुश एंड पुल क्रिएट्स लार्ज लूप्स, ठीक है। टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है भाई ऐसे लार्ज लूप बनते हैं। अब मियांडर्स की हम लोग बात करें तो इसके लोगों के लिए फायदे क्या है। सबसे पहले बेटा बढ़िया लैंड मिल जाती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इसके आसपास बढ़िया पानी भी मिल गया और फर्टाइल सोइल भी मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें बढ़िया यहाँ पर एग्रीकल्चर देखने को मिलता है।
एग्रीकल्चर की बात करें, डिपॉजिट सेटलमेंट्स क्रिएट हाईली फर्टाइल सॉइल। सेटलमेंट्स की बात करें तो इसके आसपास जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, विलेज गांव के गांव इसके आसपास बस जाते हैं, ठीक है। विलेज डेवलप ऑन द सेफ जेंटल स्लोप नियर द मेंडर्स, ठीक है। इसके जो सेफ जेंटल स्लोप्स होते हैं वहां पर हमें गांव के गांव बसे हुए भी देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर सेटलमेंट्स भी ग्रो हो जाती है। नेविगेशन और इरिगेशन के लिए भी हम लोग वाटर सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल एग्जांपल की बात करें तो द ग्रैंड अनाकट कलानाई इन तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये बढ़िया एंशिएंट एग्जांपल हमारे पास हो जाता है। फिर हमारे पास आते हैं डेल्टा, हम लोगों ने बात की थी बेटा, रिवर जब समुद्र में मिलने को होती है तो उसको रिवर माउथ बोलते हैं। जब रिवर समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लेकर के आई है उनको डिपॉजिट करना शुरू करती है, तो जब वो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमें डेल्टाज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी उनको डेल्टा बोला जाता है। फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू द सी, ओशन और लेक, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। द रिवर स्लोज डाउन कंप्लीटली डिपॉजिटिंग ऑल सेडिमेंट्स कैरिड फ्रॉम अपस्ट्रीम, क्योंकि बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। और यहाँ पर हमें फैन शेप्ड और ट्रायंगुलर एरिया ऑफ लैंड देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग डेल्टाज बोलते हैं। अब डेल्टाज की अगर हम लोग बात करें तो बेटा कैसे यूजफुल है, सेम इसमें भी सेम चीज आएगी, रिच एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया सॉइल मिल जाती है जिसकी वजह से राइस और जूट की खेती बढ़िया हो पाती है और लोगों को बढ़िया पैसा मिलता है, खाने के लिए उनके पास अनाज होता है। अब आगे हम लोग बात करें डाइवर्स इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सोल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। जो रिवर में फ्रेश वाटर था और जो समुद्र का सोल्ट वाटर था वो मिलता है, तो यहाँ पर बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है जी। फिशिंग ग्राउंड्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। नेविगेबल रूट सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो नेविगेशन रूट्स होते हैं तो उनकी हेल्प से हमें डेंस ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलती है और नेविगेशन रूट्स भी मिल जाते हैं वाटर की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क होता है बेटा, यहाँ पर एक रिस्क होता है। अब यहाँ पर ना कभी भी फ्लड आ सकती है, यहाँ पर कभी भी फ्लड आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के इसके आसपास वाली सेटलमेंट्स हैं जो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और लोगों को जान का माल का नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक रिस्क भी हमें देखने को मिलता है, तो रिस्क को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आगे हमारे पास आते हैं वेव्स एंड करंट्स। अब समुद्र में हम लोग बात करें बेटा, समुद्र का जो पानी है वो भी रनिंग वाटर है, वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, ठीक है। वो भी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। वेव्स देखिए, समुद्र में लहरें देखिए, वो आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, तो रिदम बन जाती है और वो रुकता नहीं, ये भी एक साइकिल में मूव करता रहता है। ये बात हम सबको याद रखनी है। द जर्नी ऑफ वाटर कंटिन्यूज इनटू द ओशन, ठीक है। वाटर की जर्नी ओशन में भी कंटिन्यू रहती है, वहां पर वो रुकता नहीं है। वेव्स एंड करंट कॉन्स्टेंटली मूव ओवर द सरफेस, ये बात हम कर चुके हैं। और ये जो मूव करते हैं बेटा, जिनकी वजह से हमें बीच का फॉर्मेशन, सैंड बार्स, सी क्लिफ्स, सी केव्स, आर्क्स एंड स्टिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बीच की बात करेंगे। बीच सुन के खुश हो जाना है, ठीक है। गोवा वाला बीच, ठीक, कभी ना कभी आप लोग गए होंगे या आप लोगों ने सुना होगा या मूवीज में तो जरूर देखा ही होगा। अब जब बीच की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो हम सबको याद रखना है लैंडफॉर्म ऑफ सैंड, ठीक है। मिट्टी होती है, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रॉक्स बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। अब जब ये लहरें अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती हैं, अब जब समुद्र से लहरें आती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती हैं और इनको ये यहाँ पर क्या करती है बेटा, इनको यहाँ पर ये डिपॉजिट कर देती हैं, इनको यहाँ पर ये डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बीच का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, शेप्ड बाय वेव एक्शन, टाइड एंड करंट्स। अब अगर हम लोग बात करें बेटा ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमंस के साथ बीच का क्या कनेक्शन है? पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोग यहाँ पर आते हैं भाई, बहुत दूर दूर से आते हैं, जिसकी वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं ना, उनको अच्छा खासा फायदा होता है, अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है। प्रोवाइड्स फिशिंग एरियाज एंड रिसोर्सेज, फिशिंग एरिया मिल जाते हैं लोगों को और उसके साथ साथ सैंड और शेल्स भी मिल जाते हैं। एक्ट एज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स, ठीक है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं तो वहां की जो कोस्टल सेटलमेंट्स है, जो बीच से दूर लोग रहते हैं, तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग वेव्स जब आएंगी तो बीच से होती हुई आएंगी, ठीक है। तो बीच का जो एरिया बना था, बीच में हमारे पास बचा था, वो क्या करते हैं, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। नेचुरल बैरियर एटलीस्ट प्रोटेक्ट नहीं तो उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है। वेव्स वैसे तो यहीं से वापस चली जाती है, अगर नहीं भी जाए तो उनको टाइम मिल जाता है। आगे है भाई कोस्टल इरोजन, यानी ये जो जब लहरें इरोड करती हैं जो कोस्टल एरिया को, समुद्र के किनारे तट को, तो उसको बोला जाता है बेटा कोस्टल इरोजन। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लिफ्स का कंसेप्ट आएगा, जो पहले आया था ना क्लिफ्स, सी क्लिफ्स, उसका कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड एज रिलेंटलेस वेव्स अंडर कट द बेस ऑफ द कोस्ट, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है बेटा, इसी को बोला जाता है क्लिफ। फिर हमारे पास आता है वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी ये जो पानी आया, ये जो लहरें आई और इन्होंने यहाँ पर क्या किया भाई,
लहरों ने बहुत सारी चीजों को कट किया, यानी बहुत सारे रॉक्स को तोड़ा या कट किया, और उसके बाद ये वापस चली जाती है, उसके बाद ये वापस चली जाती है। जब ये रिट्रीट करती है, ठीक है, रिट्रीट बैकवर्ड, तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर रॉकी एरिया बचता है, उसके बाद यानी ये जब वापस चली जाएंगी, यहाँ पर जो रॉकी एरिया हमारे पास बचेगा, तो बेटा उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म्स, उसको बोला जाता है। फिर हमारे पास इसी में आगे आता है केव्स। केव्स का कंसेप्ट क्या होता है भाई, ये जो क्लिफ्स होती है, ठीक है, उसके बाद ये पानी जब क्या करता है भाई, इसको पेनिट्रेट करता है, यानी ये केव्स तरीके का बन जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे, वेव्स इरोड वीक पार्ट्स ऑफ द रॉक। वेव्स क्या करते हैं, रॉक का जो वीक पार्ट होता है ना, जो कमजोर पार्ट होता है, जब उसको इरोड कर देते हैं तो ऐसी केव्स हमारे सामने बन जाते हैं। फिर हमारे पास आती हैं आर्क्स, ठीक है। आर्क्स कैसे, जब ये केव आर पार हो जाती है, जब ये केव आर पार हो जाती है, यानी दूसरी तरफ से भी ऐसी ही केव बनती है, और ये आपस में बीच का हिस्सा बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जैसे आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो उसको आर्क बोल देते हैं। केव्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ हेडलैंड मीट एंड पंच थ्रू। देन हमारे पास आता है स्टेक्स। देन हमारे पास आता है स्टेक्स, यानी ये जो हेडलैंड है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली लैंड है, इसको बोलते हैं बेटा हेडलैंड। जब ये हेडलैंड बिल्कुल ही गायब हो जाती है, जब ये हेडलैंड बिल्कुल ही गायब हो जाती है, सिर्फ ये बचता है, ठीक है, सिर्फ ये हमारे पास बचता है, तो हम इसको बेटा स्टेक्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेक्स बोलते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे ग्लेशियर्स की। हम लोगों ने बात की थी ग्लेशियर्स क्या होते हैं। सीधी सीधी सी बात है, जब बहुत सारी आइस, ठीक है, जब बहुत सारी आइस मूव करती है, जब पहाड़ों में आइस मूव करती है, लार्ज मास ऑफ आइस शीट्स मूव करते हैं, तो उसको ग्लेशियर्स बोला जाता है। ग्लेशियल इरोजन अकर्स व्हेन मैसिव बॉडीज ऑफ आइस स्लोली मूव ओवर द लैंड, ठीक है, जब ये क्या करती हैं, धीरे धीरे लैंड के ऊपर से मूव करती हैं, लेकिन जब ये मूव करती हैं तो बेटा इसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, ये अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले जाती हैं, और उसके साथ साथ जमीन को स्क्रैप भी करती हैं, यानी उसको बुलडोजर का काम भी करते हैं। दे एक्ट एज नेचर्स बुलडोजर, फिजिकली कर्विंग एंड शेपिंग द लैंडस्केप, और पूरे लैंडस्केप को शेप करती हैं, यानी जहां से ये होके गुजरती हैं, ये अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले जाती हैं, और उसकी शेप, उसको हम लोग बात करें बेटा उस लैंड को शेप करती हैं। उसके साथ साथ हम बात करें तो इसमें हमें जो कंसेप्ट देखने को मिलेगा, सबसे पहले सर्क का कंसेप्ट हमारे सामने आएगा, जिसको बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर बोला जाता है। बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, ये जो आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स के हेड पे जब ऐसा डिप्रेशन बन जाता है, ऐसा होलो बन जाता है, तो हम उसको बेटा सर्क बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है अरिट्स या अरिट, शार्प रिज बिटवीन वैलीज, ठीक है, जो अलग अलग वैलीज के बीच में ये जो शार्प रिज आपको देखने को मिल रही है ना, ठीक है, ये जो शार्प रिज आपको देखने को मिलती है, तो उसको बोला जाता है अरिट। अब आगे हमारे पास आता है बेटा फ्योर्ड्स या जोर्ड्स, आप इसको बोल सकते हो। डीप नैरो इनलेट क्रिएटेड व्हेन द सी फ्लड ग्लेशियल वैली, जब सी क्या करता है, सी का जो पानी होता है ग्लेशियल वैली को फ्लड करता है, जब उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको फ्योर्ड्स बोला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हैंगिंग वैली का। अकर वेयर स्मॉल ग्लेशियर मीट लार्ज वन, जब छोटे छोटे ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर से मिलते हैं तो हम उसको हैंगिंग वैली बोल देते हैं। देन हमारे पास आता है यू शेप्ड वैली, फॉर्म्ड एज ग्लेशियर्स वाइडन एंड डीपन रिवर वैली, जब ग्लेशियर चौड़ा कर देते हैं, वाइड कर देते हैं और डीप करते हैं रिवर वैलीज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा यू शेप्ड वैलीज। अब ग्लेशियर में हम लोग बात करें तो काम क्या होता है, फिर से हमारे पास वही चीजें आएंगी। टूरिज्म, जो हम लोगों ने बात की, हर चीज में टूरिज्म आ रहा है, यानी हर पॉइंट में एनसीईआरटी वालों ने टूरिज्म लिख के दे रखा है, ठीक है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करें इकोनॉमी, फ्योर्ड्स आर आइडियल फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड फिशिंग, ठीक है, फिशिंग और नेचुरल हार्बर के लिए फ्योर्ड्स बहुत काम के होते हैं। एग्रीकल्चर, वैली कंटेन फर्टाइल ग्लेशियर सॉइल सपोर्टिंग क्रॉप्स। सर्वाइवल की अगर हम लोग बात करें, ग्लेशियर्स आर क्रूशियल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर के क्रूशियल सोर्सेज हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। फीडिंग रिवर्स दैट सस्टेन डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन, ठीक है, जब ये मेल्ट होकर नीचे जाते हैं तो जो नीचे की पॉपुलेशन है उनको इससे पानी मिल जाता है, तो ये ग्लेशियर्स भी हमारे लिए काम के हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मोरेन्स, ठीक है, ये भी ग्लेशियर से ही लिंक होते हैं। मोरेन्स भी क्या होते हैं बेटा, ग्लेशियर से ही लिंक होते हैं। क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक, सोइल एंड डेब्रिज, रॉक, सोइल एंड डेब्रिज। अब सीधी सीधी सी बात है भाई कि ये ग्लेशियर ना अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा के लाता है, पत्थर, मिट्टी, ठीक है, पेड़ की हम लोग बात करें, डेब्रिज, ये सारी चीजों को अपने साथ बहा के लाता है। लेकिन जब ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है ना, जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उन चीजों को वहीं पर छोड़ देता है। जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उन चीजों को वहीं पर छोड़ देता है। दिस ग्लेशियल डेब्रिज इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ टिल, जिसको टिल भी बोला जाता है, ठीक है। जब ये यहां से मेल्ट हुआ तो इसने इसको यहीं पर छोड़ दिया और हमें यहां पर मोरेन फॉर्मेशन देखने को मिला। फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर melts and drops the material it eroded from the land, ठीक है, कब बनता है, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है और ड्रॉप कर देता है मटेरियल्स को जिसको इसने लैंड से इरोड किया था, तो बेटा उसको मोरेन्स बोल दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब ये ग्लेशियर्स तो मेल्ट हो गए लेकिन इसने ये सारी चीजें, पत्थर ये यहीं पर छोड़ दिया, तो ये सारे क्या है भाई, इनको मोरेन्स बोला जाता है, ठीक है। मोरेन्स के अगर अंदर हम लोग बात करें, फिर से मोरेन्स के भी 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये 3 इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास आता है लिटरल मोरेन। अब ये कौन से होते हैं भाई, ये जो साइड में बनते हैं, फॉर्म अलोंग द साइड ऑफ द ग्लेशियर्स, ठीक है।
जब ग्लेशियर अपने साथ सामान चीजें बहा के लाता है, बहुत सारी चीजें, जब उनको डिपॉजिट, ये सबसे पहले साइड में यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर बह के आता है तो ये यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मोरेन बना साइड में उसको बोला जाता है लिटरल मोरेन। फिर हमारे पास आता है टर्मिनल मोरेन्स फाउंड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स मार्किंग देयर फर्दरेस्ट एडवांस। ये बिल्कुल ग्लेशियर के एंड में मिलता है, ठीक है, बिल्कुल एंड में, यहाँ पर ग्लेशियर खत्म हो गया, मार्किंग देयर फर्दरेस्ट एडवांस, ठीक है, यहाँ पर जो एंड में बनता है, यहाँ पर ग्लेशियर खत्म हो गया, बिल्कुल एंड में बनता है, ये क्या हो गए भाई, इनको बोला जाता है टर्मिनल मोरेन्स। और थर्ड हमारे पास आता है मीडियल मोरेन्स। थर्ड हमारे पास आता है बेटा मीडियल मोरेन्स, ये जो बीच में बनता है, ठीक है, ये जो बीच में बनता है, फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर्स मीट एंड देयर लिटरल मोरेन्स जॉइन इन द मिडल। अब हमने बात की ये लिटरल मोरेन्स था, साइड वाला ये मोरेन था, ठीक है। अब ये दो अलग अलग ग्लेशियर मिल रहे हैं, ठीक है, ये एक ग्लेशियर आया, ये एक ग्लेशियर आया, अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इनका जो लिटरल मोरेन था, ये जो साइड वाला मोरेन था, ये अब ये यहां पर आकर मिल गया, ये यहां पर आकर मिल गया, तो इसलिए बेटा इसको बोला जाता है मीडियल मोरेन्स। ये बात आप सबको याद रखती है। आगे हमें देखना है क्रिएट फर्टाइल सोइल। मोरेन से क्या हेल्प होता है भाई, फर्टाइल सोइल क्रिएट करता है फॉर एडवांस एग्रीकल्चर में जो आगे चल के हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फॉर्म नेचुरल डैम्स एंड लेक्स। अब मोरेन्स की वजह से नेचुरल डैम्स और लेक्स भी बनते हैं। दीज लेक्स आर वाइटल फॉर वाटर सप्लाई में काम आती है। इरिगेशन सिस्टम इससे बेहतर हो जाता है, यानी खेतों में हम लोग इससे बढ़िया खेती कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं खेतों को। उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का भी काम ये करते हैं, ठीक है, इससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है विंड। अब विंड भाई हवा, आप सबको पता है, जब हवा चलती है ना तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को उड़ा ले जाती है। अब हवा में बहुत सारी चीजें होती है, मिट्टी भी होती है, कभी कभार छत पे कपड़े सूख रहे होते हैं, उनको भी उड़ा ले जाती है। तो हवा अपने साथ बेटा बहुत सारी चीजें उड़ा ले जाती है। और जब विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उड़ते हैं, जब विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलती हैं, जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं बहती हैं, तो क्या करती है अपने साथ बहुत सारे, हम लोग बात करें बेटा, पेड़ों को भी गिरा देती हैं, पत्थरों को भी हम लोग बात करें डिसलोकेट कर देती है। तो जब विंड्स बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तो वो नेचर में बहुत ज्यादा चेंज लेकर के आती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्ट एज नेचर्स इनविजिबल स्कल्प्टर। दे पिक अप एंड कैरी अवे लूज पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल। वो क्या करती हैं, पिक करती हैं, यानी लूज पार्टिकल्स होते हैं जो सैंड और सॉइल के अंदर, उनको पिक करती है और उनको उड़ा ले जाती है। दिस कॉन्टिन्यूअस सैंड ब्लास्टिंग ग्रेजुअली शेप्स एरिड लैंडस्केप। और मोस्टली हमें सूखे एरिया में देखने को मिलते हैं, जो एरिड लैंडस्केप है वहां पर बेटा हमें ये ज्यादा देखने को मिलती है। विंड की हम लोग बात करें तो विंड की वजह से भी हमें 4 अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, या 4 अलग अलग तरीके के हम लोग बात करें बेटा सरफेस पे चेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यार्डांग्स, ठीक है, फिर वेंट इफेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले यार्डांग्स, जब हवा चलती है और ये अलग अलग ऐसे बन गया, ठीक है, और जो बीच का हम लोग बात करें बेटा, जो बीच का लूज पार्टिकल था उसको हवा अपने साथ बहा के ले गई। ये जो बीच का लूज पार्टिकल था, हवा उसको अपने साथ बहा के ले गई, तो इसको बोला जाता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो उसको यार्डांग बोला जाता है, ठीक है। रॉक रिज कर्व्ड बाय विंड के बीच वाले एक, इसको क्या किया भाई, उसको बहा ले गई, उसको कर्व कर दिया और ये साइड में ऐसे रिज बन गई, तो इसको बोला जाता है यार्डांग्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है भाई वेंट इफेक्ट्स। वेंट इफेक्ट्स बिल्कुल सिंपल है, जब तेज हवाएं चलती है ना, रॉक्स पॉलिश्ड एंड शार्पली शेप्ड बाय सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है, उनकी अलग शेप बन जाती है और उनको पॉलिश कर देते हैं और ऐसे चमकदार बन जाते हैं, ठीक है। जब पत्थर ऐसे चमकदार बन जाते हैं क्योंकि तेज हवा चली ना, उसने हवा के चलने की वजह से उसमें वो पॉलिश की तरह हो गया है, ठीक है। रॉक्स पॉलिश्ड एंड शार्पली शेप्ड बाय सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है, उसकी शेप ऐसी हो गई है और उसको पॉलिश, कंटिन्यूअस हवा उससे टक्कर होकर गुजर रही है, बह के गुजर रही है, उससे टकरा के गुजर रही है, तो जिसकी वजह से वो चमकदार हो गया है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा वेंट इफेक्ट्स। फिर हमारे पास आता है डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन होलोज, जब हवा क्या करती है बेटा, बीच के पोर्शन को उड़ा ले जाती है और ऐसा गड्ढा टाइप्स कुछ ऐसा होलो बना देती है। शैलो डिप्रेशन फॉर्म्ड वेयर लूज मटेरियल रिमूव्ड, बीच का जो लूज मटेरियल था ना वो तो रिमूव हो गया और इस तरीके का गड्ढा बन गया, तो उसको बोला गया डिफ्लेशन होलो। अब फिर हमारे पास आता है डेजर्ट पेवमेंट्स, ठीक है, जब क्या होता है भाई, फ्लैट सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फाइनर पार्टिकल्स आर ब्लोन अवे। अब इसके ऊपर जितने फाइन पार्टिकल्स है ना वो तो हवा उड़ा के ले गई और ये फ्लैट सरफेस बच गया लास्ट में, वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब विंड की हम लोग बात करें तो बेटा वो जो होलोज बनाते हैं ना वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनकी वजह से पता है क्या होता है, वो जो होलोज अभी हमने पढ़े थे, अब वो जो होलो बनता है तो उसके बाद क्या होता है, डिफ्लेशन होलोज कैन रीच द वाटर टेबल, और नीचे ना पानी तक पहुंच जाता है, और डेजर्ट में पानी मिल जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, डिफ्लेशन होलोज कैन रीच द वाटर टेबल क्रिएटिंग लाइफ सेविंग ओएसिस, और यहाँ पर लोगों की जान बचा देने वाले ओएसिस बन जाते हैं। जो हम लोगों ने बात की, छोटे छोटे आइलैंड्स हमें डेजर्ट में देखने को मिलते हैं जहाँ पर पानी होता है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे होते हैं और इसके आसपास ही हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। दीज लैंडफॉर्म्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न एंड एग्रीकल्चर इन द एरिड रीजन, ठीक है। एरिड रीजन में बेटा हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यूनिक लैंडस्केप,
वेंटिफेक्ट्स और यारडंग्स की हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे ड्यून्स की। अब जब आप लोग डेजर्ट में जाते हैं, जब आप लोग कभी भी घूमने गए हैं, ठीक है, अगर आप लोग घूमने गए डेजर्ट में, तो थार डेजर्ट में हो सकता है आप लोग गए, तो आपने देखा होगा कि वहां पर मिट्टी के ऐसे टीले होते हैं, मिट्टी के ऐसे टीले हमें देखने को मिलते हैं, मिट्टी के ऐसे टीले या मिट्टी के ऐसे छोटे छोटे पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है बेटा ड्यून्स। ये मिट्टी के टीले, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बेटा ड्यून्स। ड्यून्स आर क्रिएटेड बाय विंड डिपोजिशन, ठीक है। विंड जब इन मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डिपॉजिट करती है तो ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। दे फॉर्म मैसिव हिल्स एंड रिज ऑफ सैंड फाउंड इन वास्ट डेजर्ट एरियाज और लॉन्ग सैंडी कोस्ट, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ड्यून्स की हम लोग बात करें तो बेटा ड्यून्स की भी हमें अलग अलग शेप्स और अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बार्चन ड्यून्स। बार्चन ड्यून्स कहां बनते हैं, जहां पर सैंड लिमिटेड होती है, लिमिटेड सैंड होती है और एक ही डायरेक्शन में हवा बह रही होती है, तो एक ही डायरेक्शन में हवा बह रही होती है। फॉर्म इन द एरिया ऑफ लिमिटेड सैंड एंड सिंगल विंड डायरेक्शन, तो इस तरीके के ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हमें बार्चन ड्यून्स के नाम से जानते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्ग रेंज फॉर्म पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड, ठीक है, जब इस तरीके का शेप बनती है, ठीक है भाई, ऐसे रिज बन जाते हैं मिट्टी में भी पैरेलल एक दूसरे के, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोला जाता है। फिर हमारे पास आता है स्टार ड्यून्स, जब अलग अलग डायरेक्शन से हवा बहती है, जब अलग अलग डायरेक्शन से हवा बहती है, जैसे यहां से यहां से यहां से यहां से, और एक जगह पर ना ऐसे बीच में टीला बना देती है, कुछ इस तरीके की शेप बना देती है, तो उसको बोलते हैं बेटा स्टार ड्यून्स, उसको हम लोग स्टार ड्यून्स बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है पैराबोलिक ड्यून्स, यू शेप्ड ड्यून्स, ठीक है, जब क्या होता है भाई, इस तरीके की शेप बन जाती है तो हम उसको पैराबोलिक ड्यून्स बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर का कंसेप्ट। अब ये कहां पर होते हैं, अकर्स प्राइमरी इन एरियाज ऑफ लाइमस्टोन और सोल्यूबल रॉक, यानी जहां पर ऐसे रॉक होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जो सोल्यूबल हो जाते हैं, लाइमस्टोन या चूने के पत्थर होते हैं, वहां पर हमें मेनली देखने को मिलता है। और यहां पर भी बेटा हमें अंदर एक अलग तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कार्स्ट टोपोग्राफी। आप सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कार्स्ट टोपोग्राफी, जिसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ड्राइवन कंप्लीटेड बाय केमिकल वीदरिंग एंड कॉन्टिन्यूअस वाटर इरोजन की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इस तरीके की कुछ टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर्स की बेटा बात करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर की हम लोग बात करेंगे तो केव्स, होलो स्पेसेस फॉर्म्ड एज एसिडिक वाटर स्लोली डिसॉल्व्स रॉक, ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा, होलो स्पेसेस बन जाते हैं जब क्या होता है, एसिडिक वाटर स्लोली डिसॉल्व द रॉक, पूरे रॉक को, पत्थर को क्या करता है, पिघला देता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, होलो स्पेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग केव्स बोलते हैं। अब हम लोग इसके अंदर, जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमें दो अलग कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास आता है स्टेलेक्टाइट एंड सेकंड वन हमारे पास आता है स्टेलेग्माइट का कंसेप्ट। सबसे पहले देखेंगे स्टेलेक्टाइट्स का कंसेप्ट। इसमें क्या देखेंगे भाई हम लोग, ये जो ऊपर से आपको दिख रहे हैं, ये आइसिकल शेप्ड फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम द केव सीलिंग, जो सीलिंग यानी ऊपर छत से इस तरीके से जो नीचे लटक रही है, तो इसको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको स्टेलेक्टाइट्स बोला जाता है। वहीं अगर हम लोग स्टेलेग्माइट्स की बात करें तो फॉर्मेशंस राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर, ठीक है, जो अपवर्ड यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, जो ऊपर से नीचे दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है बेटा स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेक्टाइट्स। अब इन्होंने ऊपर से ना टाइट पकड़ा हुआ, इसीलिए ऐसे लटक रहे हैं, इन्होंने ऊपर से टाइट पकड़ा हुआ, इसीलिए ऐसे ये लटक रहे हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट। याद रखने के लिए ऐसे कंसेप्ट याद रख सकते, ये ऊपर से इन्होंने टाइट पकड़ रखा है, ठीक है, इसलिए ऐसे उल्टे लटके हुए, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स। फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है बेटा स्टेलेग्माइट्स का। स्टेलेग्माइट्स का ये जो नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है स्टेलेग्माइट्स। और जब ये आपस में ज्वाइन करते हैं, जब ये नीचे वाले ऊपर वाले आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, तो उनको बोला जाता है बेटा, उनको बोला जाता है पिलर्स, उनको बोला जाता है पिलर्स। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे सिंक होल्स का कंसेप्ट। डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन द ग्राउंड कोलैप्सेस इनटू अंडरग्राउंड कैविटी। अब क्या होता है भाई कि कई बार जो ऊपर का ग्राउंड होता है ना, वो पूरा कोलैप्स हो जाता है और नीचे गड्ढा बन जाता है, तो अंडरग्राउंड कैविटी में चला जाता है और पानी का गड्ढा बन जाता है, तो उसको बोला जाता है सिंक होल्स, उसको बोला जाता है सिंक होल्स। जब ऊपर का जो ग्राउंड होता है वो बह करके कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है कैविटी के अंदर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सिंक होल्स। फिर अंडरग्राउंड रिवर्स, अंडरग्राउंड रिवर्स भी बेटा हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जो जमीन के नीचे बहती हैं, जो जमीन के नीचे बहती है, पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लो डायरेक्टली थ्रू द सबटेरेनियन केव सिस्टम, ठीक है, जमीन के नीचे केव से बहती हैं, उनको बोला जाता है अंडरग्राउंड रिवर्स। ह्यूमन इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड वाइटल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। सपोर्ट टूरिज्म, टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट टूरिज्म पॉइंट तो आपको हर पॉइंट में देखने को मिलेगा। सपोर्ट टूरिज्म तो बेटा आपको हर कंसेप्ट के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने। होल्ड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस को
बनाए रखते हैं और अट्रैक्ट जियोलॉजिकल स्टडी। अब हम लोगों ने बेटा लैंडफॉर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा देख लिया, सारे लैंडफॉर्म्स को बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ ना जहां पर लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं वो ह्यूमंस को लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, हमें पानी देते हैं, हमें बहुत सारी चीजें देती है। उसके साथ साथ ना कुछ डिजास्टर्स भी जुड़े होते हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी जुड़े होते हैं। अब डिजास्टर्स को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे लैंडस्लाइड्स। अब जो लैंडस्लाइड्स होते हैं बेटा, सिंपल क्या होता है, जमीन का खिसकना, यानी पहाड़ों की जमीन में बेसिकली वो खिसक जाती है, वो गिर जाती है। आपने सुना होगा लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक हो गए, काफी लोगों की जान चली गई है, तो लैंडस्लाइड्स उसको बोला जाता है। द कोज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर मेकिंग स्टीप माउंटेन स्लोप्स अनस्टेबल। अब भाई होता क्या है कि ये जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं ना, ये दो लोग चीजों की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं, कुछ तो नेचुरल और कुछ हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से भी हमें ये लैंडस्लाइड्स का कंसेप्ट देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड होती है, सबसे पहले वाटर का रोल देखो, हैवी कंटिन्यूअस रेनफॉल सीप्स इनटू सोइल एंड रॉक मैसिवली इंक्रीजिंग देयर वेट। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है तो भाई क्या होता है, पानी मिट्टी में चला जाता है, पत्थरों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और जो उसको होल्ड करने की पावर होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात करें, एक्सेस वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन होल्डिंग द अर्थ टुगेदर कॉजिंग सडन कोलैप्स। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे अर्थक्विक्स की वजह से भी बेटा ये हो सकता है नेचुरली, अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, वोल्केनो इरप्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे ह्यूमंस, यानी हम इंसानों की वजह से भी होता है। अब हम इंसान क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, अनप्लैंड हिल साइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिना प्लानिंग के हिल साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहा। उसके साथ साथ पुअर ड्रेनेज सिस्टम डिस्ट्रॉय द नेचुरल स्लोप बैलेंस, ठीक है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी क्या करता है, नेचुरल स्लोप बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। मिटिगेशन यानी बिफोर, पहले क्या कर सकते हैं, ग्रो डीप रूटेड ट्रीज, ठीक है, ऐसे पेड़ उगा सकते हैं जो डीप रूटेड यानी जो उनकी रूट है, जो उनकी जड़ें हैं वो काफी ज्यादा नीचे तक जाती हों। उसके साथ साथ स्ट्रिक्टली अवॉइड कंस्ट्रक्शन ऑन स्टीप स्लोप्स, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो बिल्कुल हम लोग बात करें ढलान वाले स्लोप्स होते हैं, वहां पर हमें कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए और नेचुरल ड्रेनेज पाथ को अपनाना चाहिए, बजाय कि उसके साथ छेड़छाड़ करके कुछ अलग करने की कोशिश, जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास आता है मिटिगेशन ड्यूरिंग और आफ्टर, उसके टाइम पे और बाद में क्या करना चाहिए। सबसे पहले टाइम पे मूविंग अवे फ्रॉम पाथ्स क्विकली, सबसे पहले तो वहां से भाग जाओ भाई, अपनी जान बचा लो सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ करना होता है, ठीक है। डू नॉट टच लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स का टच नहीं करना है, हो सकता है करंट लग जाए, आपकी जान चली जाए। नेवर ड्रिंक कंटेमिनेटेड रिवर वाटर, और वहां पर जो रिवर वाटर होता है उसको कभी भी पीना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एवलांचेस। एवलांचेस का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, पिछले में हम लोगों ने देखा जमीन खिसक रही थी, पहाड़ खिसक जाते हैं, ठीक है, पहाड़ से बहुत ज्यादा कुछ जमीन का टुकड़ा कुछ पहाड़ नीचे गिर जाता है। तो एवलांचेस में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आइस बर्फ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, जब बर्फ क्या करती है बेटा, उसमें हम लोगों ने जमीन खिसकाई थी, इसमें हम लोगों को बर्फ खिसकानी है, ठीक है। सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप्स, वेट एंड वीकनेस, हैवी रैपिड स्नोफॉल एड्स एक्सेसिव वेट ओवर। अब इसके पीछे के रीजन की बात करें तो बेटा हैवी और रैपिड कंटिन्यूअस स्नोफॉल हो रही है और बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमें एवलांचेस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, सडन वार्मिंग, अचानक से गर्मी हो जाए तो बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, बर्फ पिघलने लगेगी और उसका जो होल्ड है वो छूटने लगेगा, जिसकी वजह से भी हमें एवलांचेस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर एवलांचेस में हम लोग आगे देखें तो विंड फैक्टर भी काम करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, जिसकी वजह से भी हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अर्थक्वेक्स एंड डीप ग्राउंड वाइब्रेशन भी इसका रीजन हो सकते हैं। ह्यूमन ट्रिगर्स की बात करें तो स्कीइंग, ट्रेकिंग, माउंटेनियस कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब द डेलिकेट सेलेंट बैलेंस ऑफ स्लोप्स, ठीक है, जो माउंटेनियस कंस्ट्रक्शन यानी पहाड़ों पर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो उसकी वजह से भी बेटा हमें ये देखने को मिलता है। मोस्टली स्टीप स्लोप्स में कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है GLOFS, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड। अब ग्लेशियल लेक आउटवेस्ट फ्लड, अब ग्लेशियर्स क्या करते हैं बेटा, जब ग्लेशियर्स बह के आते हैं ना तो वो अपने आगे ना एक नेचुरली डैम टाइप से या लेक टाइप बना देते हैं, ठीक है, अपने सामने क्या करते हैं, नेचुरली डैम या लेक टाइप से बना देते हैं, जिसमें वो क्या होता है, जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, ठीक है, जब वो ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है ना तो उसमें वो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी उसमें इकट्ठा होता है। रैपिड ग्लेशियर मेल्ट इंक्रीजेस लेक साइज, ठीक है, वो जो नेचुरल लेक बनती है ना, वो आइस की भी हो सकती है, वो मोरेन्स की भी हो सकती है, जो अपने साथ पत्थर मिट्टी बहा के लाए थे उसकी भी हो सकती है। वो जो लेक बनती है ना नेचुरली, उसमें उसका पानी इकट्ठा हो जाता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा जल्दी से मेल्ट होंगे, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजेस लेक साइज, प्रेशरिंग नेचुरल डैम्स मेड ऑफ आइस एंड
लूज मैरेंस। अब क्या हो मोरेंस, अब भाई क्या होगा कि वो ज्यादा पानी होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा। हैवी रेन, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स स्ट्राइक लेक कॉजिंग सडन नेचुरल डैम कोलैप्स। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नेचुरल डैम टूट सकता है। एक तो बहुत ज्यादा पानी भरना, उसके साथ साथ अर्थक्वेक, हैवी रेन, लैंडस्लाइड्स, इन सारे रीजंस की वजह से वो डैम टूट जाएगा। और अगर वो डैम टूट गया, जिसमें वो ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी था, अगर वो डैम टूट गया तो क्या होगा, अब्रप्ट रिलीज ऑफ स्टोर्ड वाटर कॉजेज डेवेस्टेटिंग अनस्टॉपेबल डाउनस्ट्रीम फ्लड। ठीक है, और नीचे हमें प्लेन्स में एक खतरनाक फ्लड देखने को मिलेगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी लॉस हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी, ठीक है, बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, आपकी आंखों में भी घुस रही है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उसको बोला जाता है डस्ट स्टॉर्म्स, जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का तूफान, यानी मिट्टी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। द मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग विंड्स अग्रेसिवली लिफ्टिंग मैसिव अमाउंट ऑफ लूज ड्राई सोयल एंड सैंड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मिट्टी ही मिट्टी है चारों तरफ, आंखों में भी जा रही है, कानों में भी जा रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्लाइमेट फैक्टर्स कॉमन इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन, मोस्टली डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बारिश ना होना या क्लाइमेट में चेंज, सूखा पड़ जाना। अब सूखा होगा तो सूखी मिट्टी क्या होगी भाई, वो हवा चलेगी तो उसके साथ साथ बहना शुरू कर देगी। ह्यूमंस की वजह से क्या होता है भाई, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सब भी इसका रीजन हो सकता है। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने अर्थ की 3 मेन लेयर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल और कोर का कंसेप्ट देखा। फिर हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर में अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ा, वीदरिंग, इरोजन, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग विंड, या हम लोग बात करें बेटा हम लोगों ने सी वेव्स के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने रनिंग वाटर, वेव्स, टाइड्स, ग्लेशियर्स, विंड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स को मिला करके और लास्ट में नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो जिसको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट आने वाले वन शॉट्स के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।